ऐसे ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो। शुरुआत होगी आज महंगाई की खबर के साथ। क्या त्योहारों के बीचों बीच बढ़ेगी महंगाई? ऐसी आशंका क्यों गहरी हो रही है, ये बताएंगे आपको। कैसे रुकेंगे कॉमर्शियल मैसेज और कॉल? आपके फोन पर लगातार सेल्स के कॉल आते होंगे, लगातार ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन कहीं पाता है, कुछ कर क्यों नहीं पाता है, ये जानेंगे। बिहार के सर्वे में क्या पता चला? बिहार में कल विधानसभा में एक सर्वे पेश किया गया, कास्ट सर्वे, जिसमें बहुत सारे आर्थिक जानकारी सामने आई है। बहुत सारी, क्या वो आर्थिक जानकारियां हैं, कितनी जरूरी हैं जानना समझना, ये आपको बताएंगे। त्योहारों में ऑटो डीलर्स क्यों हैं परेशान? दरअसल त्योहारों का तो सीजन वो सीजन होता है जब जो ऑटो डीलर पूरे साल भी खुश नहीं होते हैं, इसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बार त्योहारों के बीचों बीच ऑटो डीलर्स परेशान है, हैरान है। क्या वजह है, ये जानेंगे। किस जाल में फंस गए भारत के बैंक एक अजीबोगरीब जाल में फंस गए हैं। क्या जाल है, ये दिन की सबसे बड़ी खबर में आप समझेंगे। जिन बैंकों में आपके बैंक खाते हैं, इसलिए खबर भी आपको ध्यान से सुननी जरूरी है। एक बड़े अजीबोगरीब जाल में बैंक फंस गए हैं, चाहते ना चाहते हुए भी। युद्ध में सक्रिय हुआ अमेरिका, ये एक और बड़ी खबर है आज दिन की। इजराइल हमास युद्ध में अब अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। एनर्जी मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं, ये आज आप समझेंगे दिन की दूसरी बड़ी खबर में। कुछ झटपट खबरें भी होंगी अंत में, लेकिन शुरुआत त्योहारों की खबर के साथ। दो खबरें एक साथ, एक दाल की एक प्याज की। त्योहारों के दौरान दालों की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार ने दालों पर लगाई गई स्टॉक लिमिट में ढील दी है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। थोक कारोबारियों के लिए तुअर का स्टॉक लिमिट 50 टन से बढ़ाकर 200 टन किया गया है। हालांकि रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन की ही लिमिट रहेगी। दाल मिलें भी अब अपनी मिलिंग क्षमता का 25% स्टॉक रख सकेंगी, पहले 10% रख पाती थी। इसके साथ दूसरी खबर यह है कि जिस तरह जुलाई और अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई बढ़ने में टमाटर का योगदान रहा, अब ऐसी आशंका है कि अब प्याज अहम रोल निभाएगा। जानकारों का मानना है कि महंगे प्याज की वजह से नवंबर और दिसंबर के दौरान रिटेल महंगाई एक बार फिर से 6% के करीब बनी रह सकती है। प्याज की रिटेल कीमतों में तेजी का सिलसिला बना हुआ है। बीते एक महीने के दौरान इसमें रिटेल भाव में करीब 60% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। एक महीना पहले दिल्ली में प्याज का जो औसत रिटेल भाव था 40 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। अक्टूबर के अंत में तो भाव 80 रुपये प्रति किलो तक चला गया था। सर, खाद्य महंगाई को लेकर आने वाले महीनों में अब क्या तस्वीर बनती देख रहे हैं आप, इन खबरों की रोशनी में देखें तो? खाद्य महंगाई के आंकड़े तैयार हो रहे हैं, आने के रास्ते में हैं, और आपके सामने जब खाद्य महंगाई के आंकड़े आएंगे तो ठीक त्योहारों के आसपास के आंकड़े होंगे। और दो महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल कर आए हैं, पहला तो दाल के स्थिति में दाल पिछले साल का में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। दलहन की कीमतें लगातार बढ़ी हैं और दालों की महंगाई ने थाली की महंगाई को लगातार बढ़ाया भी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इम्पोर्ट नहीं हो पाया। अब अभी बाजार में थोड़ी सी आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट्स में रियायत दी है। उसकी वजह है कि खरीफ की फसल की दाल बाजार में आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि उत्पादन कम है पिछले साल से, लेकिन उसके बाद भी मिलों को और थोक व्यापारियों को थोड़े ज़्यादा स्टॉक्स रखने की छूट मिलेगी और माना जा रहा है कि इससे शायद बाजार में आपूर्ति में थोड़ी बेहतरी आएगी। कीमतें कम होंगी कि नहीं, ऐसा नहीं लगता दाल की मौजूदा परिस्थिति से। अनियन यानी प्याज बड़ी चुनौती है। अनियन ने इस साल 6 महीने के भीतर 3-4 अलग अलग तरीके के रंग दिखाए। पहले अनियन की कीमतें बढ़ी, फिर अनियन का सरप्लस हुआ और अब वापस अनियन की महंगाई वापस लौट आई है। सब्जियों की महंगाई में ही गिरावट के कारण आपको महंगाई में थोड़ी बहुत कमी बेशी दिखाई पड़ती है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है सरकार के भीतर भी इस बात के आकलन चल रहे हैं और बाहर से भी इस बात के आकलन है कि ओनियन के महंगाई के कारण, प्याज की महंगाई के कारण ओवरऑल खाद्य महंगाई का आंकड़ा फिर 6% का स्तर पार कर सकता है, 6 से 6.5% से ऊपर जा सकता है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो अभी महंगाई को लेकर मिल रहे हैं। भारत की तरफ से चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी की वजह से चावल का निर्यात बाजार भारत के हाथ से लगातार फिसल रहा है और दूसरे चावल निर्यातक देश इस मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वैश्विक बाजार में भारत की तरफ से रोकी गई सप्लाई की भरपाई थाईलैंड, पाकिस्तान, म्यांमार और कंबोडिया कर सकते हैं। इस साल एशियाई देशों का चावल निर्यात करीब 6% बढ़कर 5.54 करोड़ टन पहुंच सकता है। पिछले साल भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश था, लेकिन निर्यात पर पाबंदी की वजह से ये ओहदा कह लीजिए, ये जगह कह लीजिए,
भारत इस पर अब नहीं रहा। सर, कैसे फिर से हासिल कर सकता है भारत ये बाजार? अभी मुश्किल दिखता है इसको, अगर हम सैन्य भाषा का इस्तेमाल करें तो ये कोलेट्रल डैमेज है, और ये डैमेज भारत ने खुद अपने एक्सपोर्ट संभावनाओं पर लिया है, क्योंकि भारत में चावल की महंगाई है, अनाज की महंगाई है, और इस वजह से सरकार ने पहले गेहूं का निर्यात रोका और उसके बाद चावल के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी। चावल के निर्यात की पाबंदी ने भारतीय कृषि निर्यातों के एक बहुत बड़े बाजार को बंद कर दिया, और वही ऐसा ही होता है। बाजार से जैसे ही भारत बाहर निकला, बाकी देशों ने उस बाजार में अपनी जगह बना ली। अब दोबारा बाजार को हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, और खासतौर से वो निर्यात खुलने की संभावनाएं सीमित है, क्योंकि जब सरकार ने 5 साल तक मुफ्त अनाज की स्कीम को बढ़ा दिया है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाना है, तो पहली सबसे बड़ी चुनौती खाद्य सुरक्षा भारत में सुरक्षित करने की होगी, और इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खरीदने की कोशिश करेगी बाजार से। अभी रबी का घाटा, ये रबी के दौरान जो सरकारी खरीद का घाटा था वो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल से सरकार की खरीद कम हो रही, और खरीफ की खरीद के आंकड़े हमारे सामने नहीं आए हैं, अभी शुरू हुई है, सुस्त रफ्तार है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए इस बाजार को वापस हासिल करना अगले 6 महीनों में तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चुनाव तक खाद्य महंगाई को देखते हुए इस बात की संभावना नहीं है कि सरकार चावल के निर्यात को दोबारा खोलेगी। दुनिया भर में गेहूं, सरसों, जौ और कपास के बड़े निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया में अल नीनो की वजह से सूखे की स्थिति गहराती जा रही है, जिस वजह से वैश्विक बाजार में इन सभी कमोडिटीज की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अक्टूबर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बरसात की भारी कमी देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया में इस बार का अक्टूबर बीते 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा सूखे में रहा है। सर, अल नीनो का असर फिर इस वजह से अगर देखें तो पूरी दुनिया की खाद्य अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखेगा। शुभम, अब फूड क्राइसिस इस साल एक किस्म का न्यू नॉर्मल हो गई, और 2 साल से अगर आप देखें तो दुनिया में पहली बार ऐसे 2-3 साल दिख रहे हैं जब फूड शॉर्टेजेस और फूड क्राइसिस एक किस्म के नए तरीके के सामान्य व्यवस्था में आ गई। भारत के चावल की बात हमने की आपसे, भारत के चावल के निर्यात के प्रतिबंध ने दुनिया में चावल के बाजार को हिला दिया। दुनिया के तमाम देशों ने इस पर आपत्ति भी की, सवाल भी उठाए, और उसके बाद जो एक दूसरा बड़ा गेहूं निर्यातक है ऑस्ट्रेलिया, उसके वीट के एक्सपोर्ट पर भी असर दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि अल नीनो हिंद महासागर की परिघटना है, और इस मौसमी परिघटना का असर हमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और खेती पर दिखाई देता है। बाहर इसका असर तो दक्षिण अमेरिका पर भी होता है, लेकिन सूखे का असर जब भारत में सूखा होता है तो उसी परिस्थिति में, उसी मौसमी प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया की फसल भी प्रभावित होती है, और ऑस्ट्रेलिया की फसल इस साल बेहद खराब स्थिति में। कुछ इतिहास के दौर ऐसे रहे जब ऑस्ट्रेलिया में तो अल नीनो से जंगलों में आग लगी थी और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के गेहूँ का निर्यात सीमित होने से, वीट का प्रोडक्शन गिरने के कारण पूरी दुनिया के बाजार में गेहूँ की कीमतें ऊँची रहेंगी और गेहूँ की आपूर्ति कम रहेगी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भी जो रूस और यूक्रेन से आने वाला गेहूं है उसकी आपूर्ति को लेकर तमाम सवाल हैं, क्योंकि उस पूरे जोन में युद्ध चल रहा है और इसलिए आपूर्ति टूटी हुई है। इसका मतलब इसका भारत के लिए क्या संदर्भ है? भारत को अगर गेहूं का आयात करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस पर चर्चा बीच बीच में होती रही है, और इस साल जब खरीफ की फसल के आंकड़े आएंगे तब समझ में आएगा कि भारत के पास कितना अनाज भंडार है, तो भारत के लिए आयात करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की आपूर्ति कम रहेगी और कीमतें ऊंची रहेंगी। इसके अलावा अर्जेंटीना 60 साल के सबसे ख़राब सूखे से जूझ रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न एक्सपोर्टर है। इंडोनेशिया जो कि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करता है, उसने पिछले साल प्राइस भी बढ़ाए थे, वहाँ पर शॉर्टेज दिखाई दे रही है। तो अगर आप दुनिया की सारी प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, इन सारी अर्थव्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में किसी न किसी तरीके के मौसमी बदलाव का असर दिख रहा है, और इसलिए फूड शॉर्टेजेस के लिए, फूड क्राइसिस के लिए पिछला साल भी परेशान खास था, और इस साल भी। इस साल का मतलब जो हम आप सभी बात करें 2023 और 2024 तक दुनिया में फूड शॉर्टेजेस बनी रहेंगी। मोबाइल ग्राहकों के फ़ोन पर कंपनियों की तरफ से रोक टोक आने वाले कॉमर्शियल कॉल और मैसेज जल्द रुक सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और रियल एस्टेट कंपनियों सहित मार्केटिंग मैसेज भेजने वाली तमाम कंपनियों को कहा है कि किसी भी मोबाइल यूज़र के फ़ोन पर मैसेज भेजने से पहले डिजिटल तरीके से उस यूज़र की मंजूरी लें। नए सिरे से ये मंजूरी लेनी होगी। अगर कंपनी इससे पहले मंजूरी ले चुकी हैं तो वह मान्य नहीं होगी। सर, ट्राई इससे पहले भी बहुत कुछ कह चुका है, ये कॉल और मैसेज रुक क्यों नहीं पाते हैं? टीआरआई मतलब टीआरआई की सबसे बड़ी असफलता है, और ये जितने भी मैसेज जो खबरें बार बार निकल कर आती हैं कि टीआरआई ने चेतावनी दी टेलीकॉम कंपनियों को, उसका सबका कोई मतलब नहीं होता। ना तो मार्केटिंग कॉल और मैसेजेस रुक रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। उसकी वजह यह है कि टीआरआई के पास
इस पूरी व्यवस्था को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर सख्ती करने के कोई अधिकार नहीं है, जुर्माने के कोई अधिकार नहीं। और चूंकि भारत में आम उपभोक्ता की चुनौती, उसकी परेशानियां, इस मार्केटिंग से कॉल से होने वाली परेशानियों को लेकर कंपनियां उतनी संवेदनशील नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस और रेवेन्यू का हिस्सा है, इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देती। लगातार पिछले 6 महीने से 7 महीने से अलग अलग स्तर से तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी तरह से ये मार्केटिंग और कॉल्स है, या जो आपको लगातार परेशान करने वाली फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, वो रुक नहीं पा रही। और शुभम, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, टीआरआई की बड़ी असफलता है कि टीआरआई ने एक चीज़ तो सुनिश्चित करने के लिए कहा ही था कम से कम कि प्राइवेट नंबर से कॉल्स नहीं आएंगी। जो डेडिकेटेड कॉमर्शियल नंबर्स हैं 1800 वाले नंबर, वहाँ से कॉल आएंगी। आपके पास आने वाली 50 से 60% 70% कॉल्स प्राइवेट नंबर से आ रही हैं, उन नंबर से आ रही हैं जिन कॉल्स को आपको रिसीव करना पड़ता है प्राइवेट नंबर के कारण, और उस पर कोई मार्केटिंग कॉल और सेल्स कॉल्स होती हैं। टीआरआई इस पूरी चुनौती को, इस समस्या को अभी फिलहाल संभाल नहीं पा रही है। बिहार के 1/3 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो रोजाना 200 रुपये या इससे कम में गुजारा कर रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से हाल में जातियों पर किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को बिहार विधानसभा में पेश की गई। बिहार के कुल 2,97,00,000 परिवारों में 34.13% परिवार ऐसे हैं जो हर महीने 6,000 रुपये से कम में गुजारा करते हैं। सर, लगभग कमोवेश यही स्थिति मनी 9 ने जब पिछले साल अपना सर्वे किया था तो ये स्थिति सामने आई थी। पूरे देश में 69% परिवार ऐसे थे जो वित्तीय तौर पर सुरक्षित नहीं थे, और बिहार का भी आंकड़ा इसी के आसपास था। कितने अहम है ये आंकड़े, और ये आंकड़े आर्थिक परिस्थिति की बात में क्या बयां करते हैं? शुभम, पिछली बार जब हमने अपने सर्वे में पाया था और हमने देश के अलग अलग राज्यों में ये की तस्वीर आपके सामने मनी 9 के पर्सनल फिनांस सर्वे के जरिए रखी थी, जो कि देश का सबसे बड़ा सर्वे था, और उस पर यह पता चला था कि बिहार में आबादी की संख्या और परिवारों में का औसत आकार ज़्यादा और कमाने वालों की संख्या बेहद सीमित है। और अभी जो परिस्थिति इस सर्वे से निकल कर आई वो लगभग उस सर्वे की पुष्टि करती है, उसके आंकड़े को बताती है। ये सर्वे बता रहा है कि करीब 28% लोग, केवल 28% लोग हैं बिहार में जो 10 से 50,000 रुपए की इनकम ग्रुप में आते हैं, यानी वो मिडिल क्लास के लेवल से भी नीचे हैं। और बहुत बड़ी आबादी तो 6,000 रुपए की मासिक आय से नीचे गुजारा करती, और इसमें भी 80% लोग वो हैं जो बैकवर्ड क्लास और बाकी कम्युनिटीज़ के हैं। ये सर्वे इस सर्वे के साथ बिहार और ख़ास तौर से पूर्वी भारत के राज्यों में जो आर्थिक असुरक्षा की परिस्थिति है वो खुलकर सामने आई है। मनी 9 का नया सर्वे भी, पर्सनल फिनांस सर्वे भी तैयार है और आने वाला है। इसकी सूचना भी हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको देते हैं। इस बार के सर्वे में और ज़्यादा बड़ी और कई सारी विशिष्ट जानकारियाँ आएंगी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के लोगों की जेब के बारे में और उनकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में। इसके बारे में हम जल्द ही नई सूचना लेकर आपको आएंगे, लेकिन वो सर्वे आ रहा है और सर्वे में कई चौंकाने वाली जानकारियाँ होंगी। ऑटो डीलर्स के मोर्चे पर अक्टूबर के दौरान गाड़ियों की बिक्री में आई गिरावट को डीलर्स बेहतर संकेत नहीं मान रहे हैं। डीलर्स के पास पैसेंजर गाड़ियों की इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर के दौरान औसत इन्वेंट्री 66 दिन की दर्ज की गई। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक अगर गाड़ियों के डीलर्स के पास कोई गाड़ी 30 दिन से ज़्यादा समय बनी रहती है तो डीलर को उस पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर के दौरान पैसेंजर गाड़ियों और 2 व्हीलर्स की बिक्री में कमी देखी गई है। फाडा का मानना है कि दिवाली के मौके पर गाड़ियों की बिक्री में सुधार नहीं हुआ तो ये डिस्ट्रेस का संकेत होगा। सर, फेस्टिवल सीजन पर अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। नीलसन का सर्वे आया, बता रहा है कि एफएमसीजी में कुछ अपटिक्स दिख रहे हैं, रूरल रिकवरी का संकेत है। रूरल रिकवरी का संकेत अगर एफएमसीजी में दिख रहा है तो वो 2 व्हीलर्स में क्यों नहीं दिख रहा? फाडा क्यों परेशान है? इस बार के त्योहारी मौसम में जो आंकड़े आ रहे हैं ना शुभ, उनको बहुत करीब से पढ़ना समझना ज़रूरी है, क्योंकि सुर्खियां कुछ और हैं और जब बाद में वास्तविक आंकड़े निकल कर आते हैं तो सामने हमें दिखाई देते हैं। अभी से 1 महीने पहले तक, 15 दिन पहले तक रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल सेल्स के और ग्रोथ के आंकड़े आ रहे थे और वो सुर्खियों में थे। पर फाडा के जो आंकड़े आए वो कुछ दूसरी चीज़ बता रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल की परिस्थिति को अगर गंभीरता से समझें तो शायद ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल डीलर्स ने, चूंकि भारत में छोटी कारों का बाजार तो सिकुड़ गया था, जो मझोली और थोड़ी सी महंगी कारें थी उनके बाजार के लिए काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री बना ली थी। उम्मीदें की जा रही थी कि महिंद्रा, टाटा, मारुति, इनके जो 15 लाख से प्लस या 20 लाख से ऊपर के जो मॉडल्स हैं उनकी तेज़ी से बिक्री निकलेगी और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और डीलर्स ने ऑटो कंपनियों के कहने पर अपनी काफ़ी कैपिटल
इस इन्वेंट्री को प्रिपेयर करने में, बनाने में लगा दी थी। 30 दिन का हिसाब आपको शुभम ने बताया कि क्योंकि डीलर की इन्वेंट्री काफ़ी कुछ क्रेडिट फिनांस्ड होती है, कर्ज से फिनांस होकर आती है, तो गाड़ियों का एक टर्न अराउंड टाइम होता है कि 30 दिन के अंदर वो गाड़ी निकल कर बिक जानी चाहिए। अब ऐसा लगता है, फाडा के आंकड़े को जो हम करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि त्योहारों पर बहुत अच्छी बिक्री के उत्साह में या उसकी उम्मीद में ऑटोमोबाइल डीलर्स ने शायद अपने आप को एक बड़ी इन्वेंट्री में ले जाकर फंसा दिया है। और अब चूंकि दिवाली की सेल्स के 15 दिन या 10 दिन का समय बचा हुआ, थोड़ा बहुत उसके बाद के सेल्स का समय बचा है, तो ऑटो डीलर्स को अब चुनौती होगी इन वाहनों को बेचने में। और हम आपको बराबर बता रहे हैं कि जो सबसे फास्ट मूविंग वाहन है वो तो सस्ते होते हैं। ये वाहन दिख तो रहे हैं लेकिन इनकी कीमतें ज़्यादा हैं और इनको खरीदने वाले लोग कम हैं। दूसरा ये कि ये दिवाली थोड़ी लेट है, तो इसलिए भी डीलर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इन वाहनों को वो कैसे साल के अंत तक निकालेंगे। रूरल एरिया से जो खबरें आई वो अभी तात्कालिक तौर पर पिछले 1 महीने की देखना ज़रूरी होगा कि एक तरफ कंपनियां इस बात की शिकायत कर रही हैं कि उनके वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हाल में ही जिन कंपनियों के नतीजे आए, FMCG कंपनियों ने उन्हें बताया कि रूरल एरिया में इनके वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अभी ताज़े आंकड़े जब आएंगे तब हमें स्पष्ट होगा। कारों के साथ एक और आंकड़ा आया स्मार्टफोन सेल्स की। इस लगभग वैसी स्थिति स्मार्टफोन के सेल्स की दिखाई दी। सितंबर के महीने में स्मार्टफोन की सेल्स औसत ही रही, उसमें कोई बड़ा अपटिक या कोई बहुत बड़ी डिमांड की ग्रोथ नहीं दिखाई दी त्योहारी मौसम के दौरान। वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक चुनौतियों की वजह से भारतीय कंपनियों की तरफ से आने वाले कुछ वर्षों के दौरान पूंजीगत खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। रिसर्च एजेंसी इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। इक्रा ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों की वजह से घरेलू मांग पर असर पड़ेगा, जिस वजह से कंपनियों के कारोबार विस्तार से ज़्यादा खर्च की संभावना नहीं है। उधर सरकार की तरफ से अगले वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत खर्च की बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। सरकार ने इस साल और अगले साल के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है। उसे पूरा करने के लिए कमाई तो उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन सरकार खर्च घटा सकती है। संभावना है कि फरवरी में पेश होने वाले अंतरिम बजट में पूंजीगत खर्च के लिए बड़े ऐलान नहीं होंगे। सर, सरकारी भी प्राइवेट भी कैपेक्स लगातार गिर रहा है, क्यों गिर रहा है और इसका असर क्या होगा? ये आज की सबसे चुनौतीपूर्ण खबर है और ये खबर बिल्कुल त्योहारी मौसम के बीच में और कई तमाम सुर्खियों के बीच दबकर आई, पर इसे समझना हमारे आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहीं से डिमांड, यहीं से रोजगार, यहीं से बाकी सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। भारत में पूंजी खर्च अर्थव्यवस्था में या तो कंपनियां करती हैं, सरकार करती है। तो पहले कंपनियों को समझते हैं। भारतीय कंपनियों को उम्मीद थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल के दौरान अपनी विकास दर में थोड़ी रफ्तार लेकर आएगी, पर हम विकास दर की रफ्तार 6%, 6.5% के आसपास देख रहे हैं। चूंकि कैपेसिटीज़ पहले से तैयार थी तो इस 6 महीने में जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है वो औसत स्तर पर बना हुआ है। अब जबकि डिमांड में थोड़ी कमी है और आने वाले समय में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, तो कंपनियां नई विस्तार क्षमताओं में निवेश नहीं करेंगी। निर्यात की संभावनाएं सीमित है। निर्यात भारत का इस साल कमज़ोर रहा है और इसलिए जो कंपनियों का पूंजी खर्च है, जिसको कैपेक्स के नाम से जाना जाता है, पूंजी खर्च का मतलब कंपनियां फैक्ट्री लगाने में, ज़मीन खरीदने में, नए संयंत्र लगाने में निवेश करेंगी, वो नहीं होता दिखाई दे रहा। इक्रा की रिपोर्ट कह रही है कि देश के अधिकांश बड़े उद्योगों में ओवर कैपेसिटीज़ हैं। कैपेसिटीज़ यानी उनकी क्षमताएँ बनी हुई हैं, अभी बाजार में उतनी मांग नहीं है। सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल तो आप सामने देख रहे हैं, छोटी कारों की कैपेसिटीज़ यूटिलाइज नहीं हो पा रही। 2 व्हीलर्स, इन सारे बड़े उद्योगों में क्षमताएं तैयार हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कहीं 40% है, कहीं 60% है, कहीं 65% है। इसलिए कंपनियों को जब तक ये बची हुई क्षमता के लायक बाजार नहीं मिलेगा, नया पूंजी खर्च नहीं करेंगी। ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में कंपनियों के पूंजी खर्च में लगातार 5 साल से हम 6 साल से गिरावट देख रहे हैं और इसे जिस एक खर्च ने शुभम सपोर्ट किया था, सप्लीमेंट किया था, कंपनियां नहीं पैसा डाल रही थी तो सरकार अपनी बचत, अपनी जेब से पैसा डाल रही थी। सरकार का पूंजी खर्च कैपेक्स हालांकि छोटा होता है, लेकिन यह माना जाता है कि वो निजी निवेश का रास्ता खोलता है, निजी निवेश उसके पीछे पीछे आता है। सरकार अगर सड़क, पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो फिर सीमेंट कंपनियां भी अपने यहाँ सीमेंट बनाने की क्षमता बढ़ाती हैं, स्टील कंपनियां स्टील बनाने की क्षमता बढ़ाती हैं। सरकार चुनाव के साल में बुरी तरह फंस गई। जो ताज़े आंकड़े दिख रहे हैं उसमें सरकार का जो पब्लिक कैपेक्स एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें तेज गिरावट आने की संभावना है क्योंकि लगभग सारे महत्वपूर्ण हिस्सों में सब्सिडी के स्तर प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं। यानी जितने भी प्रमुख सब्सिडी के हेड हैं, मद हैं, उनमें सब में प्री कोविड लेवल के ऊपर की सब्सिडी पहुंच गई। खाद्य सब्सिडी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने वाली है क्योंकि खाद्य सुरक्षा की स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। LPG सब्सिडी हम आपको भी आगे बताएंगे, उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी बढ़त है और चुनाव के इस दौर में सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा सब्सिडी और लोक लुभावन स्कीमों पर।
इसलिए सरकार के पूंजी खर्च में, सरकार के निवेश में, जिससे कि रोजगार आता है, जिससे कि एसेट्स क्रिएट होती, उसमें भी गिरावट आने की संभावना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि कर्ज के कारण सब कुछ हो रहा है और कर्ज की दरें भी बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सरकार के बाकी विभाग भी इस साल कैपेक्स में, अच्छे क्वालिटी खर्च में, जिससे कि रोजगार आते हैं, उसमें कम खर्च करेंगे। ये दोनों आंकड़े अर्थव्यवस्था में उस समय आए हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बिजी सीजन शुरू हो रहा है, और इसलिए ये आंकड़े भविष्य की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाले 6 महीनों में तमाम एजेंसियों के आकलनों में बदलाव भी करेंगे। भारतीय एक्सपोर्ट को दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए ट्रांजिट हब बनाने के लिए सरकार की तरफ से पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दक्षिण एशिया आने जाने वाली उड़ानें ठहराव के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स पर रुक सकेंगी। इस पॉलिसी के लिए सुरक्षा और इमिग्रेशन नियमों में छूट पर विचार भी हो रहा है। क्या तैयारी है सर, और कितना आसान होगा ये हब बनाना? देर से भारत में ये प्रक्रिया शुरू हुई कि भारत को ट्रांजिट हब बनाया जाए उड़ानों का। ये काम दरअसल 1 दशक 2 दशक पहले का था, 1 दशक पहले से शुरू होना चाहिए था। भारत के पास एक अच्छा एयर ट्रांजिट हब बनने के पूरे मौके हैं कि ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से भारत जहां स्थित है वहां पश्चिम और पूर्व की दोनों की उड़ानों के लिए क्षमताएं तैयार की जा सकती हैं। लेकिन इससे पहले भारत के आसपास कम से कम 3 बड़े हब बन चुके हैं, तैयार हो गए। दुबई एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हब बनकर आया है, और दुबई उस ट्रांजिट हब के कारण एक बड़े हिस्से की उड़ानों को अपने यहाँ डाइवर्ट करता है और लेकर जाता है। और दुबई और जो संयुक्त अरब की अमीरात के आसपास की बड़ी एयरवेज हैं, इमिरात, इत्तेहाद और कतार, इनके लिए ये ट्रांजिट हब इनके कारोबार के विस्तार का आधार बन रहा है। थोड़ा दूर जाए तो कायरो भी अपने आप में एक छोटा ट्रांजिट हब है जो पश्चिम और अफ्रीका के बीच में उड़ानों को हैंडल करता है, और सिंगापुर एक तीसरा हब है। तो ये बड़ी प्रतिस्पर्धा है भारत के लिए आसपास के एविएशन बाजार में अपने आप को ट्रांजिट हब बनाने के लिए। ट्रांजिट हब बनाने के लिए भारत के लिए एयरपोर्ट्स पर तमाम सुविधाओं की ज़रूरत है, विस्तार और क्षमताओं की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि साउथ एशियन रीजन को ध्यान में रखकर सरकार शायद एक नई नीति लेकर आएगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। बैंकों की तरफ से बिना गारंटी कर्ज के बढ़ोतरी को लेकर रिजर्व बैंक पहले ही चिंता जता चुका है। इसके बाद अब केंद्रीय बैंक ने बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई है। रिजर्व बैंक की ओर से स्थापित की गई एक स्वतंत्र संस्था है CAFRAL। इसने एक रिपोर्ट में कहा कि एनबीएफसी और बैंकों के बीच बढ़ती इंटरलिंकिंग की वजह से सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ रहा है। इंटरलिंकिंग मतलब एक दूसरे का जो काम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब अगर एक क्राइसिस में फंसा तो डोमिनो इफेक्ट से और 4 लोग आगे के भी क्राइसिस में फंसेंगे। इस साल अगस्त तक बैंकों की तरफ से एनबीएफसी कंपनियों को दिए गए कुल कर्ज का आकार 13.83 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल से 25% ज़्यादा है। सर, क्या साइकिल है ये, कौन सा जाल है जिसमें ये बैंक और एनबीएफसी एक साथ हैं? ये रिजर्व बैंक की रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट गौर करने लायक है, और ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ी चुनौती का या बड़े रिस्क की तरफ इशारा करती है। ये साइकिल कैसे काम करता है? भारतीय बैंक अपना कर्ज बढ़ाने के लिए, कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए, चूंकि उनके पास कंपनियां अब कर्ज लेने नहीं आ रही हैं, वो तो घटा रही हैं, और तमाम रिटेल कर्ज लेने वालों की साख ऐसी नहीं कि उन्हें कर्ज दिया जा सके, तो वो अपना कर्ज शेडो बैंक्स को देती हैं, जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां कहते हैं। बैंकों की टोटल बारोइंग में एनबीएफसी का हिस्सा 36 से 40% है, यानी 100 रुपए के कर्ज में करीब 40 रुपए का कर्ज तो सीधे बैंक उठाकर किसी एनबीएफसी या नई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या शेडो बैंक को दे देता है। ये एनबीएफसी कंपनियां उन लोगों को कर्ज देती हैं जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते, क्योंकि उनकी साख अच्छी नहीं होती, उनके सिबिल स्कोर अच्छे नहीं होते, और इन्हें वो फाइनेंस किया जाता, और ये कर्ज, इसमें बड़ा हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे कर्ज लेने वालों को जाता है जिनकी साख अच्छी नहीं है। ये साइकिल अब धीमे धीमे मुश्किल में बदलता जा रहा है। आप इसे भारतीय बैंकों की लेजी लेंडिंग कह सकते हैं, कि उनके पास एक ग्राहक खड़ा है, उस ग्राहक को उन्होंने कर्ज दे दिया, उससे उनको मार्जिन मिल गया, और वो ग्राहक एनबीएफसी बाद में लोगों को ले जाकर कर्ज दे रहा है। ये प्रक्रिया, ये समस्या हम इससे पहले एक बार देख चुके हैं भारत के एनबीएफसी सेक्टर में, जब IL&FS और देवान हाउसिंग जैसी कंपनियां कोलैप्स हुई थी और बड़े बैंकों को उसमें नुकसान उठाना पड़ा था। और यही वो रिस्क है, या यही वो चक्र है, या यही वो विशेष साइकिल है जिसकी तरफ इशारा आरबीआई की इस रिपोर्ट में किया गया है। सर, इसका बड़ा खतरा क्या है?
इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि बैंकों के खाते में एनबीएफसी से एनपीए आएंगे। तो बैंक एक तरीके से कर्ज डिसबर्समेंट तो शो कर रहे हैं, लेकिन एनबीएफसीज के खाते में उनकी वसूली कम हो रही है। और एनबीएफसीज के लिए तो रिस्क है ही, अब बैंकिंग सिस्टम के लिए भी ये रिस्क है, क्योंकि एक तरह से शैडो बैंकों के सबसे बड़े ग्राहक हो गए हैं। सामान्य कंपनियां या बाकी लोग उतने बड़े ग्राहक नहीं हैं। तो अगर एक एनबीएफसी डूबती है, डिफॉल्ट करती है, उसमें क्राइसिस आती है, तो उसके पीछे खड़ा बैंक भी लड़खड़ा जाएगा और उसका पैसा भी डूबेगा। तो बिल्कुल आप ये, जैसा अंशुमान जी ने पिक्चर समझाई, इसको आप ऐसे समझिए, बड़ा बैंक, उसके आगे एक बड़ी एनबीएफसी। उस बड़ी एनबीएफसी ने किसे कर्ज दिया? छोटी एनबीएफसी को, जो माइक्रो क्रेडिट टाइप के कर्ज देती हैं। अब आप वो खबर याद कीजिए जो मनी सेंटर में आपको बताई थी कि 50,000 से नीचे के कर्ज पर संकट है। और वो खबर भी याद कीजिए जब बैंकों ने ये कहा था कि उन 50,000 रुपए के कर्ज से हमें संकट नहीं, क्योंकि हमारे खाते में तो वो लोन है ही नहीं। ठीक है भाई, आपके खाते में नहीं, लेकिन आपने जिनको लोन दिया, उन्होंने जिसे लोन दिया, उसके खाते में वो 50,000 वाले कर्ज हैं। तो अगर वो डूबा तो वो छोटी एनबीएफसी को पैसा नहीं देगा, छोटी एनबीएफसी बड़ी को नहीं देंगे, बड़ी बैंक को नहीं देंगे। तो दरअसल आपके और हमारे बैंक भी इस जाल में उलझ गए हैं। यही वजह है क्या अब सिक्योर्ड लोन की तरफ और गोल्ड लोन की तरफ बैंकों ने अपनी निगाहें, अब लगातार जब इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, सरकार के पास आंकड़े हैं, आरबीआई के पास आंकड़े हैं, तो आप जिंदा मक्खी तो नहीं निगल सकते। हालांकि बैंक्स अभी हिल नहीं रहे हैं। बैंक्स का कहना, ये जो शुभम ने बताया, बैंक्स का कहना है हमको क्या करना, हमने तो एनबीएफसी की साख पे कर्ज दे दिया, आगे वो कहीं ले जाकर दे। पर एनबीएफसी डिफॉल्ट हुई हैं, आईएलएफएस डिफॉल्ट हुआ है, दीवान हाउसिंग डिफॉल्ट हुआ, तो बैंकों ने बड़ी चुनौतियां झेली हैं। लेकिन अब बैंक इस बात की कोशिश में है कि वो गोल्ड लोन कंपनियों को कर्ज देना शुरू करें। ये दूसरा पहलू है इसका, ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ भी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक दौर ऐसा था जब एसबीआई जैसे बड़े बैंकों ने गोल्ड लोन कंपनियों को फिनांस करना शुरू किया था। अब वो एक कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आरबीआई और सरकार लगातार उनसे कह रहा है कि आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग मत करिए, ऐसी लेंडिंग करिए जिसके पीछे जमानत हो, ऐसा कर्ज दीजिए जिसके पीछे कोई एसेट लगी हुई हो। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड लोन कंपनियों को फंड किया जाए, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनियां आमतौर पर सोने के बदले कर्ज देती हैं और इस पोर्टफोलियो में निवेश किया जाए ताकि उनके दिए हुए कर्ज के पीछे कोई सिक्योरिटी दिखाई दे। तात्कालिक तौर पर यह एक उपाय दिखता है, लेकिन अगर सोने की कीमत में गिरावट आती है, सोना सस्ता होता है, तो फिर बैंकों के पोर्टफोलियो की कॉस्ट में भी पोर्टफोलियो पर नुकसान भी शुरू होगा। क्योंकि ये जो लोन है, ये लोन एक ऐसी एसेट से बंधा हुआ, वो उस एसेट के प्राइस भी वोलेटाइल है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि अनसिक्योर्ड लोन से थोड़ा बचने का रास्ता निकाला जाए, और अब इसके लिए फिनटेक कंपनियों की मदद ली जा रही है। यानी भारत के बैंक अब सिक्योर्ड लोन के लिए फिनटेक कंपनियों की पीठ पर सवारी करेंगे और उनके जरिए कर्ज बांटने की कोशिश करेंगे। इजराइल हमास युद्ध के और गहराने की आशंका बढ़ गई। युद्ध के बीच अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को पर्सियन खाड़ी में तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका ने इस पनडुब्बी को तैनात किया है। ईरान की ओर से लगातार बयान आ रहा है कि इजराइल में गाजा पट्टी पर हमले नहीं रुके तो वह भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका का ये कदम ईरान की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। सर, नए घटनाक्रम का एनर्जी बाजार पर कितना असर होगा? अब इजराइल और हमास का युद्ध है, इजराइल या फिलिस्तीन का संकट थोड़े ज़्यादा विस्फोटक मुकाम पर है। दो महत्वपूर्ण और एक्टर या दो महत्वपूर्ण देश इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। इसमें लेबनान और ईरान की तरफ से कोशिशों को देखते हुए अमेरिका ने, जो शायद यम किपुर वार की तुलना में 1973 वाले वार की तुलना में ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयार है। उसे अरब देशों का तेल नहीं चाहिए, अरब तेल के मामले में वो आत्मनिर्भर है, और वो मध्य पूर्व में अपनी जो खोई हुई ताकत है मध्य पूर्व की पॉलिटिक्स में उसे हासिल करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होकर सामने आ रहा है। ये तो कूटनीति और रणनीति की बात हुई, पर इसका सबसे बड़ा असर इस क्षेत्र में ऊर्जा और एनर्जी के पूरे परिदृश्य पर पड़ रहा है। अब दुनिया भर के बैंकर्स ये कह रहे हैं कि इस इलाके में नई तेल परियोजनाओं, नई गैस परियोजनाओं में निवेश का समय नहीं रहा। यहाँ पर नया पैसा लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए एक अरब गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो कि इजिप्ट और जॉर्डन को कनेक्ट करता है और सिनाई से जाता है। यह माना जा रहा था कि अगर ये पाइपलाइन बनती है तो पूरे अरब के हिस्से में नेचुरल गैस की सप्लाई बेहतर होगी और इससे बहुत सारे उद्योगों को, इजिप्ट के आसपास बहुत सारे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल गैस की आपूर्ति होगी। इसके अलावा अरब की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में, सऊदी अरब के अलावा बाकी अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की खोज, गैस की खोज, एनर्जी से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं में निवेश होने वाला था। पिछले 20 सालों में इस क्षेत्र में तमाम बड़ी कंपनियों ने, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने, फंड्स ने, बैंकर्स ने काफ़ी पैसे लगाए हैं, क्योंकि भविष्य की एनर्जी की आपूर्ति यहाँ से पूरी होनी है। अब ये जंग जिस मुकाम पर पहुँची है, वहाँ इस निवेश के रुकने की
संभावना रुकने का खतरा दिखाई दे रहा है। इसका असर क्या है? इसका असर पूरी दुनिया ये मान रही है कि अगर ये समय से निवेश नहीं आया तो गैस और तेल के बाजार में फिर तेजी कभी खत्म नहीं होगी, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $85-90 $100 के आसपास लंबे समय तक बनी रहेंगी। $80-90 का तेल लगभग न्यू नॉर्मल जैसा हो जाएगा, क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं को जितनी पूंजी चाहिए नए उत्पादन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वो अगले 2-3 साल तक आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। दुनिया भर में विमानों को इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी के इंजन में खराबी की वजह से दुनिया भर में उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो के करीब 35 विमानों को उड़ने से रोका जा सकता है। मार्च तिमाही के दौरान इंडिगो के 35 विमानों के ग्राउंडेड होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा हुआ तो गो फर्स्ट पहले से बंद। अगर इंडिगो के विमान भी ज़मीन पर आए तो एविएशन सेक्टर को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चीन को भले ही पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त माना जाता हो, लेकिन कर्ज की शर्तों में चीन ने पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा, कोई रियायत नहीं दी। 2020 और 2021 के दौरान चीन की तरफ से पाकिस्तान को जितना भी कर्ज दिया गया उसमें 98% कर्ज कठिन शर्तों पर दिया गया और सिर्फ 2% कर्ज राहत के तौर पर दिया गया। अमेरिका की कंपनी एड डेटा ने ये आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को कुल $67.22 अरब का कर्ज दिया हुआ है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 20% के बराबर है। यानी कि पाकिस्तान पूरे साल में जितना कमाएगा, उत्पादन करेगा, उसका 20% तो केवल चीन ने कर्ज दे रखा है। आईएमएफ ने चीन की जीडीपी को ग्रोथ को लेकर पहले जो अनुमान लगाया था उसमें अब बढ़ोतरी की है। ताज़ा अनुमान में ये कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.4% और 2024 में 4.3% से बढ़ेगी। इससे पहले अक्टूबर में आईएमएफ ने 2023 के दौरान चीन की ग्रोथ 5% और 2024 में 4.2 यानी 4.2% रहने का अनुमान जताया था। चीन से घटते निर्यात और वहां पर गहराते प्रॉपर्टी संकट के बावजूद आईएमएफ ने ये ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है, ये देखने वाली बात है। यूरोप में लगने जा रहे कार्बन टैक्स के खिलाफ भारत ने दुनिया भर के दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यूरोप के इस टैक्स के खिलाफ यूरोप को माल एक्सपोर्ट करने वाले देश मिलकर आवाज उठा सकते हैं। उनका कहना है कि कार्बन टैक्स के मुद्दे को यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भारत विश्व व्यापार मंच पर उठाएगा। भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर कार्बन टैक्स की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण खबरें। कार्बन टैक्स को लेकर भारत वास्तव में दबाव महसूस कर रहा है। भारत के उद्योग कार्बन टैक्स का और ईयू से आने वाले कार्बन टैक्स को लेकर परेशान है, खासतौर से स्टील और एल्युमिनियम उद्योग। और अब निर्यातक लगातार सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि सरकार इस मामले में ईयू देशों से कोई बात करे। और अब आज खुलकर ये कहा गया कि भारत की सरकार दुनिया के अन्य देशों के साथ एक किस्म से समूह बनाकर ईयू में ईयू के इस कदम का विरोध करेगी। कार्बन टैक्स दुनिया के लिए अगले 5-6 महीनों में सबसे बड़ी चुनौती और चर्चा का विषय बनने वाला है। आप उस इकोनॉमिकम को देख सकते हैं मनी 9 के प्लेलिस्ट पर जाकर सुपर ऐप में, जिसमें हमने विस्तार से बताया था कि अगले ही कुछ महीनों में कार्बन टैक्स दुनिया के लिए सबसे बड़ा विषय, विवाद का विषय हो जाएगा, और वो फाइल खुल गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात चीन को लेकर है। चीन के अधिकांश कर्ज दुनिया में बेहद कठोर शर्तों पर दिए जाते हैं, और यही वजह है कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह अंततः चीन के हाथ में चला गया। अमेरिका की एजेंसी इससे पहले भी दुनिया के अन्य देशों के बारे में चीन के कर्ज के नियम की परिस्थितियों का और शर्तों का खुलासा कर चुकी है। हम लोग भी मनी 9 में विस्तार से इकोनॉमिकम कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि चीन किस तरह से कर्ज देता है और किस तरह से उसके बदले प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करता है। अगर आप चाहें तो मनी 9 की प्लेलिस्ट पर जाकर, सुपर ऐप पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये दोनों ही इकोनॉमिकम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। नमस्कार।